नमस्कार बंधुओं, स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट लफ्ज से नब्ज तक में, जो कि हमें हमारे गेस्ट के ज़बान से जहन तक का सफ़र तय कराता है और शब्दों से शब्दों की यात्रा हृदय तक तय कराता है। एक्स क्या होता है? वो अनजाना, अकल्प्य, अनजाना, अनदेखा क्वांटिटी, जिसे हम स्कूल के समय में टीचर्स हमें जैसे पढ़ाते थे, तो जो भी वर्ड उन्हें नहीं पता था, जो भी क्वांटिटी पता नहीं होती थी, तो कहा जाता था लेट दिस बी एक्स। तो एक्स क्या होता था? अनजाना, हमें पता नहीं क्या होता है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट संजय जी मनसुखानी का, जो अपने क्लाइंट्स के, अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस को 10x लेकर के जाने का वादा और क्लेम करते हैं। स्वागत है संजय जी आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। हम सर अपने जीवन में XX और 3x के आगे पहुंच नहीं पाए। आप 10x कैसे पहुंच गए? कृपया अपने काम के बारे में कुछ बताएं। ओके, देखिए, आपने कहा कि x वो एक नंबर है जिसका वैल्यू वेरिएबल होता है। तो x ज़ीरो भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x इनफाइनाइट भी हो सकता है, x 10,000 भी हो सकता है और x 10 भी हो सकता है। तो x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम 10x की बात करते हैं तो ये जो x है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं डिवीजन का सिंबल अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल अलग होता है। तो 10x एक मूवमेंट है, 10x एक विचारधारा है, 10x का पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है कि भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे खड़ा है और हमसे दो इकोनॉमीज आगे हैं। एक चाइना की इकोनॉमी है और एक यूएस की इकोनॉमी है। तो अगर हम आने वाले 10 सालों में अपने देश के एक एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक एक ट्रेडर, एक एक एंटरप्रेन्योर या जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस में अगर 10 टाइम्स की बढ़ोतरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली देश का जो जीडीपी है, देश की जो इकोनॉमी है, वो $40 ट्रिलियन पे पहुंच जाती है। तो हम अपने अंदर की शक्ति से बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ी छाप मारेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अंदर क्या है हमारे, जो हमको 10 गुना ऊंचा पहुंचा सकता है। तो हमारे अंदर कुछ सोती हुई शक्तियां हैं और मैं उसके साइंस का स्पेशलिस्ट हूं और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बिजनेस वर्ग को कि आप अपने अंदर जाके वो ऊर्जा कैसे निकालें जिससे बाहर की दुनिया में आपका धंधा कम से कम 10 गुना बढ़ जाए। ये है पूरी फिलॉसफी। ओके, आप अपने प्रोफाइल में लिखते हैं सर 3000 साल पहले कपिल मुनि, 2400 साल पहले पतंजलि योग सूत्र और 1910 के आसपास चार्ल्स हैंसल, और इन तीनों की जो फिलॉसफी है और इन तीनों की जो विचारधारा है, उसको मिला करके और आज के एंटरप्रेन्योर्स के विजन को, हाउ इज इट रेलेवेंट टुडे टू आवर व्यूअर्स? कृपया एक क्या बोलते हैं उसे, सो इट टुगेदर, कैसे ये जुड़े हुए हैं सूत्र? हाँ, आप चाहते हैं कि इसको एक साथ सी दिया जाए। हाँ, ऐसे कैसे सी करके हम हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ हिस्टोरिकल ऑर्डर से। सबसे पहले आया मास्टर की सिस्टम 1910-1912 के आसपास, जो कि चार्ल्स एफ हैनल ने एज अ करस्पॉन्डेंस कोर्स दिया था। ये अमेरिका का फर्स्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट लिटरेचर है और ये एज अ करस्पॉन्डेंस कोर्स लॉन्च हुआ और कुछ दिनों के अंदर उसको बैन कर दिया गया यूएस में। कहते हैं, र्यूमर है कि वहाँ के चर्च ने ऑपोजिशन करी कि ये तो इंसान को ईश्वर की ताकत दे रहा है। जो इंसान कभी नहीं करता था, वो इंसान अब सब कुछ करने लग गया है। चर्च का सर, सॉरी टू इंटरप्ट, चर्च का हर समय से इंसान के जीवन में, और गैलीलियो को भी चर्च वाले फांसी पे लटका रहे थे 1500, जब वो कह रहा था कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो चर्च का इंटरवेंशन ये 1910 में, 1910 तक भी था। नहीं, मैं अभी का मुद्दा चर्च का नहीं है। अभी का मुद्दा है कि इन तीनों को जोड़ना है। हाँ, ठीक है सर। तो इन तीनों को जोड़ने के लिए चर्च ने ये कहा कि ईश्वर ही क्रिएटर है, इंसान अपने अनुसार क्रिएट नहीं कर सकता है।
तो ये मास्टर की सिस्टम ने इंसान को वो मेथडोलॉजी सिखाई। उसमें 24 चैप्टर थे, हर चैप्टर में एक मेंटल एक्सरसाइज थी, जिसके करते 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 आप फाइनली इतने पावर पा जाते हैं अपने माइंड के अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहते हैं, ये र्यूमर है वापस, कि बिल गेट्स ने अपना एम्पायर मास्टर की सिस्टम से ही क्रिएट किया। और ये एक फैक्ट है कि सीक्रेट बुक जो लिखी गई रोंडा ब्रायंस की, वो मास्टर की सिस्टम की एक लॉ को लेके लिखी गई। मास्टर की सिस्टम में 10 से 12 यूनिवर्स के लॉज हैं। उसमें एक लॉ था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने, क्योंकि वो नाम सुंदर लग रहा था, लॉ भी है अट्रैक्शन भी है, तो उन्होंने उसको लेके एक पॉपुलर बुक लिखी, एक पॉपुलर वीडियो बनाई, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा। लेकिन जीवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं चलती है। अगर मैं बैठ के यहाँ इमेजिन करूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स लगा के मैं धर्मतल्ला पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचूँगा। मैं चांद पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँच जाऊँगा। अगर मैं किसी भी मीटिंग में जाऊँ, अपना प्लेट उठाऊँ खाना खाने के लिए, और ये बैठ के अट्रैक्ट करूँ कि जो भी मैंने खाना चुना है वो उठ के मेरे मुंह में चला जाएगा, 10 साल में बैठा रहूँगा वहाँ पे, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो रोंडा ब्रायंस ने प्रेजेंट किया, जो सीक्रेट प्रेजेंट किया, वो ग्रॉसली इनकम्प्लीट नॉलेज है। तो वापस आते हैं मास्टर की सिस्टम पे। तो मास्टर की सिस्टम में उन्होंने मेडिटेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उस समय अमेरिका जानती नहीं थी वेरी क्लियरली पॉपुलर टर्म्स में कि मेडिटेशन क्या होती है। उनको समझाया गया मेंटल एक्सरसाइज। और आपको ताज्जुब होगा, जो मेंटल एक्सरसाइज योग सूत्र में समझाया गया है स्टार्टिंग में आसन के हिसाब से, वही मेंटल एक्सरसाइज आपको मास्टर की सिस्टम में मिलेगी फर्स्ट चैप्टर में। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उनको माइंड का पावर क्या होता है, कितने प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड, हर एक का क्या क्या फंक्शन है। और लोगों ने बहुत कुछ बनाया अपने जीवन में। कहते हैं सिलिकॉन वैली पूरी की पूरी उस नॉलेज पे खड़ी हुई है। अगर आप नेपोलियन हिल के लॉज ऑफ सक्सेस की बुक पढ़ेंगे, हाउ टू बिकम रिच पढ़ेंगे, आपको मिलेगा वो कॉन्सेप्ट उनके। इनफैक्ट नेपोलियन हिल ने तो एक्नॉलेज किया है कि इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे लिटरेचर में, और रोंडा ब्रायंस ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। रोंडा ब्रायंस के वेबसाइट में शुरू में द सीक्रेट में मास्टर की सिस्टम की एक फ्री ई बुक रहती थी। और क्योंकि वो बैन 70 साल के लिए लग गया था, क्योंकि कॉपीराइट लॉज अमेरिका में 70 साल तक आपको कॉपीराइट की ओनरशिप अलाउ करते हैं। 70 साल के बाद वो बैन भी हट गया और आपको मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी मास्टर की सिस्टम की। उसकी ओनरशिप किसी के पास नहीं है, जो छापता है वही उसका ओनर है। तो मास्टर की को लिखा रोंडा ब्रायंस ने? नहीं, मास्टर की को लिखा चार्ल्स एफ हैनल ने। और चार्ल्स एफ हैनल के मास्टर की सिस्टम जो लिखी हुई थी, उसमें से 10-12 लॉज दिए हुए थे यूनिवर्स के। उसमें से एक लॉ का नाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट ने उस एक लॉ को उठा के प्रेजेंट किया और उसी को कंप्लीट मैनिफेस्टेशंस का साइंस बना के दुनिया के सामने रखा। इसलिए वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और मेरी नज़रों में गलत भी है। क्योंकि 12 ज्ञान के सूत्र जो आप कह रहे हैं उसमें से एक को ही प्रेजेंट किया गया, और इन्होंने योग सूत्र के बारे में पढ़ा होगा या कपिल मुनि के फिलोसफी के बारे में पढ़ा होगा लिखने के लिए? हाँ, यही प्रश्न मेरे मन में है। ठीक है, तो मैंने फिर खोजना चालू किया, तब मुझे लगा कि ये योग सूत्र से आया हुआ है। फिर मैं योग सूत्र पढ़ा, मैंने लोगों को पढ़ाया। इसके पहले मैंने मास्टर की सिस्टम कोविड टाइम पे 168 लोगों को पढ़ाया। और जब 3-4 साल बीत गए, तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं पर भी कोई मैजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई। सीक्रेट से तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट एक्चुअली लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो फिर मैंने खोज चालू करी कि इसका ओरिजिनल नॉलेज का सोर्स क्या है। तो पहुँचे मास्टर इस पे, पतंजलि के योग सूत्र पे। पतंजलि के योग सूत्र में 196 सूत्र हैं, 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है समाधि। समाधि मतलब हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप हैं और आपका चित्त वन पॉइंटेड हो गया है और उस वन पॉइंट को भी छोड़ के आगे निकल गया है, वो है समाधि। अच्छा, सेकंड चैप्टर है साधना। थर्ड चैप्टर है विभूतियां। विभूतियां मतलब सिद्धियां योगियों को कैसे आती है, उसकी पूरी साइंस एक्सप्लेन्ड है करीब 51 सूत्रों में। और उसके बाद आप और आगे जाते हैं अगर, तो आप ओमनीपोटेंट बन जाते हैं, ओमनीसिएंट बन जाते हैं,
अब आप उससे जो भी आपकी इच्छा हो आप पूरी कर सकते हैं। और उसके भी बाद आपको जाना हो, आप बोर हो गए हो प्रकृति से, आपको इच्छा नहीं है अभी प्रकृति में रहने की, तो प्रकृति से आप फ्रीडम पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस चौथे चैप्टर में है। तो चौथे चैप्टर में आप जहाँ पहुँचते हैं उसको हम साधारणतः आत्मा बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, सोल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। ये पूरी प्रकृति जो है उसका कंट्रोलर कौन है? उसका कंट्रोलर आत्मा है। तुम्हारी जो प्रकृति है और जो मेरी प्रकृति है दोनों अलग अलग है। हम लोग को लगता है कि एक ही प्रकृति में हम लोग हैं, लेकिन नहीं है। तुम अलग टाइम पे आए हो, मैं अलग टाइम पे आया हूँ। तुम अलग टाइम पे जाओगे, मैं अलग टाइम पे जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी कंप्लीटली अलग है, मेरी जिंदगी कंप्लीटली अलग है। तुम्हारे लिए वो सीधी खड़ी है, मेरे लिए वो टेढ़ी खड़ी है। तो सबका दृष्टिकोण अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। हाँ, इसलिए सबका ब्रह्मांड अलग अलग है। तो अच्छा, हम एक ही पृथ्वी में रहते हुए भी अपना अपना ब्रह्मांड साथ लेके चलते लगता है एक ही पृथ्वी, लेकिन एक ही पृथ्वी भी नहीं है। हैं, एक पृथ्वी भी नहीं। हाँ, ओके, दैट वाज वेरी इंसाइटिंग। मैं चाह रहा था कि व्हाट मोटिवेटेड यू, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, आपने ये 10x और ये बिजनेस कोच का लाइन क्यों चूज किया? व्हाट मोटिवेटेड यू? आप तो पहले सर्विस भी करते थे, आपने बिजनेस भी किया, आपने कई वेरिड इंडस्ट्रीज के आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो आप ये अलग लाइन क्यों चूज किया आपने? हाँ, ये बड़ी अजीब घटना है। मैं केबल टीवी फील्ड से जुड़ा हुआ था, सैटेलाइट टीवी से जुड़ा हुआ था और बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन में था इंडस्ट्री में। यहाँ पर ICNCL बोल के कंपनी है जो सिटी केबल की फ्रेंचाइजी या सिटी केबल की जेवी कंपनी है। तो उसमें उनके 2 लोकल डायरेक्टर्स थे और उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सडनली डिसाइड किया कि सेट टॉप बॉक्स लगेंगे केबल टीवी में। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए इंडस्ट्री को, या तो आप एनालॉग चूज करिए या तो आप डिजिटल चूज करिए, लेकिन लगाना होगा। तो मेरे को ये जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बुलाया, बोला तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैंने बोला डिजिटल लगाओ, ठीक है। तो वो बोलते हैं मेरे से कि मेरे यहाँ तो कोई भी रेडी नहीं है बॉक्स लगाने के लिए। ये आप सिटी केबल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही मेरा अगला भी प्रश्न था कि आपका सिटी केबल का क्या एक्सपीरियंस, इसको अपन मर्ज कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। हाँ, मैं That what motivated you to start this line of business as well as your experience and your guidance of city cable? या ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बोलने वाला हूँ आपको। तो वो मेरे को बोले कि देखो अभी हम लोग श्योर नहीं है कितना सक्सेसफुल होगा, गवर्नमेंट बैक भी कर सकती है। मैंने कहा चाहते क्या हो? बोले हम चाहते हैं कि जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं और डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, मार्केटिंग के, टेक्निकल के, फाइनेंस के, और जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कनेक्टेड हैं ऐसे डिप्लॉयमेंट में, उन सबको आप ट्रेनिंग दो कि हमारे फ़ायदे के लिए। तो उससे पहले मेरे से पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है। मैंने कहा ये इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर जाएगी, बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसका कारण ये था कि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम हूँ, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मेरे को एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश का से अवार्ड मिला हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगा आगे। तो 2 महीना लिए हम लोग ने प्रेजेंटेशन बनाने में कि कैसे कन्विंस किया है। तो हमने ऑपरेटर्स के सामने ये पिक्चर रखी कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो लोकल केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, हाँ। उन ऑपरेटर्स को सिटी केबल की ओर से आप लोगों ने कन्विंस किया। हाँ, और मैंने करीबन 7 से 8 हज़ार केबल ऑपरेटर्स को फाइनली ट्रेनिंग दी। आसाम में, मेघालय में, बंगाल में, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, नॉर्थ बंगाल भी। और ये एक्सरसाइज चलता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी कनेक्टिविटी जो जब मैंने स्टार्ट किया 4 लाख थी और जब मैंने ख़त्म किया तब 60 लाख थी। और वापस से सुन लीजिए, 4 लाख से 60 लाख, 60 लाख 15 टाइम्स। हाँ। और प्लस उस समय उनकी रेवेन्यू पर कनेक्शन 20-30 रुपये होती थी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, नेगोशिएशन बेस्ड पॉइंट्स की पेमेंट होती थी। यहाँ तो सब क्रिस्टल क्लियर था, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बड़ी चमत्कारी चीज़ देखी वहाँ पे। जब आप 60 लाख कस्टमर्स को मैनेज कर रहे हो तो जो कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट में मात्र 3 लोग थे। क्या किया गया, इन केबल ऑपरेटर को ही कस्टमर केयर का बंदे बना दिए गए कि फ़ोन कस्टमर फ़ोन तुमको करेगा, तुम उसका प्रॉब्लम ठीक करोगे, तो कॉल्स इनके आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब आप सोचिए कि 60 लाख कनेक्शंस में 100-120 रुपया पर पॉइंट आने लग गया और वहाँ पर 20-30 रुपया 4 लाख कनेक्शंस में आ रहा है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ती है।
इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी बॉक्सेस में, ओके। क्योंकि इनको डर था गवर्नमेंट हाँ कभी हाँ भी रोल कि बैक कर रोल लेगी। बैक कर लेगी हाँ। तो कहाँ लेके जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि चाइना से बॉक्सेस का प्राइस वर्कआउट किया 700 रुपीज़ पर बॉक्स, अंदाज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 1200 रुपये का बेचना चालू किया। बैक एंड पे जो बॉक्स आ रही थी, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी थी, इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही थी और इतने मैसिव लेवल पे ऑर्डर्स यहाँ से जाना चालू हुए, इनको 24 EMI में भी 700 रुपया मिल गया। ओके। तो इनका पेमेंट हो रहा है मंथली और एडवांस पेमेंट आ रही है। उसके बाद 4 दिन में बॉक्सेस एयरलिफ्ट होके आ रहे हैं बाय प्लेन और यहाँ कस्टम्स में क्लियर करा के 4th डे 5th डे डिलीवरी। इनको अपना कैपिटल नहीं फंसाना पड़ा। कैपिटल फंसाने की बात तो दूर है, रिस्क नहीं लेना पड़ा। रिस्क ही नहीं। अच्छा, अब पूरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो गई। हाँ। ये नेटवर्क वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया। ये अपन बात कर रहे हैं 25 साल पहले की। ये अपने बात कर रहे हैं 2012 से लेके 2017। ओके, 12-13 साल पहले। और मैंने जो ट्रेनिंग दी है हाँ। वो 9 महीने से 10 महीने दी है, फर्स्ट ईयर। और और जो आपने केबल टीवी प्रोवाइडर झारखंड उड़ीसा इन लोगों को। हाँ। और कभी कभी इक्का दुक्का यहाँ वो दियो तो दियो। हम्म, तो मेरा जो रेम्यूनरेशन आ रहा था इनके यहाँ से कॉन्स्टेंटली आ रहा था। हम्म, इनके मन में ये बात आ गई थी कि कहीं के कंपटीशन के पास ना चला जाए, तो ठीक। उसको रिटेन करके रखो। तो इट बिकेम अ रिटेनरशिप काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ। और इन्होंने जब मेरे को रिक्रूट किया था तब बोला था संजय तेरे को 2000 रुपया देंगे 4 घंटे, 800 रुपया घंटा, हाँ। जबकि मैं काफ़ी उससे ऊंचा आदमी था, हम्म, ठीक है। तो मैं भी लालच में, मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा मामला, मैं घुस गया उसमें। उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ी और ZTV ग्रुप से कोई ऑडिट आया कि ये कंपनी कौन सी है, झील मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हर महीने अपना पेमेंट जा रहा है। तो मेरे को उनके CFO का फ़ोन आया कि आपने लास्ट कहाँ ट्रेनिंग दी बताइए। मैंने कहा मैं तो खाली बैठा हूँ। हाँ। हाँ, तो बोला पेमेंट बंद हो जाएगा। बंद हो जाएंगे। वो वहाँ से पेमेंट बंद हो गई। अब साल भर के बाद तब तक केबल टीवी की डिप्लॉयमेंट इतनी बड़ी हो गई थी हिंदुस्तान में और केबल डिजिटल हो गया। हाँ। हिंदुस्तान डिजिटल बहुत बाद में हुआ। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो पहले डिजिटल हो गया, लाखों में। मतलब केबल ऑपरेटर ने घर घर समझाया कि डिजिटल केबल क्या होती है। हाँ। डिजिटल कंसेप्ट किसी ने बेचा है भारतीयों को, उस केबल ऑपरेटर ने बेचा है और उस केबल ऑपरेटर को मैंने बेचा है। ओके। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का भारत को डिजिटल करने में। हाँ, अब आगे सुनिए। हाँ। केबल टीवी पे BIS के स्टैंडर्ड्स बने। तो जिसने स्टैंडर्ड्स बनाए वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल खरे। लेकिन खरे साहब आए थे आर्मी से, उनको ऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया था, कुछ घटना घट गई थी, उनको इंदिरा गांधी जी ने डिस्चार्ज किया था। तो जिस कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था उसी कंपनी में उन्होंने उसको रखा था, गवर्नमेंट इंटरेक्शन से। ओके। तो खरे साहब के साथ मैंने बैठ के बहुत इनको केबल टीवी सिखाई कि क्या होता है। और संजोग से BIS के जो स्टैंडर्ड्स बने वो कर्नल खरे का कंट्रीब्यूशन से बने। फिर बात उठी कि हिंदुस्तान में इंटरनेट लेके आना है और इनके दिमाग में आया कि जब इतनी केबल बिछी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी को यूज़ करते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई, 10 मेंबर की एक कमेटी फॉर्म हुई। उस कमेटी में 8 गवर्नमेंट के बंदे थे, 2 प्राइवेट सेक्टर के थे। एक हिंदुजा के थे GM बॉम्बे और एक संजय मनसुखानी था कैलकाटा। आई वाज अ फ्रीलांसर, ठीक है। और हम लोग ने आपको सरकार ने अप्रोच किया या आपको ZTV वालों ने या किसी ने? नहीं, कर्नल खरे के रेफरेंस पे मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की चिट्ठी आई ओके। कि वी वांट यू ऑन दिस कमेटी। मेरा उसमें नाम था लिस्ट में 10 लोगों का। मेरे को पता था कौन कौन आया, सब बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी। तो हम लोगों ने इथरनेट ऑन केबल चाइना का प्रोडक्ट मंगा के कस्बा में ये टेस्टिंग हुई और वेबल के सुपरविजन में हुई और मैं एज अ कंसल्टेंट वहाँ विजिट करता था, चेक करता था क्या होता है। उसके टेस्टिंग के बाद और टेक्नोलॉजी पूरी तरह फेल हो गई। फिर मेरे को बोला गया कि आप इंपोर्ट्स में हैं, एक्सपोर्ट्स में हैं, आप इस लाइन के हैं, आप क्यों नहीं मंगाते हैं चाइना से, कोई हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई है मंगाने में। फिर मैंने भी प्रोक्योर किया टेस्ट इक्विपमेंट, करीब 1,20,000 का उसका, वो भी फेल हो गया। तो जहाँ तक मेरे को याद पड़ता है अधिकतर गवर्नमेंट के जो थे उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी मतलब येस नो टाइप का आंसर, और मैं इकलौता बंदा था जिसने कैटेगरिकली लिखा नो, ये चलेगी नहीं। तो मेरे को आपके मिनिस्ट्री से जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला मेरे को आपसे हाफ एन आवर क्लोज डोर मीटिंग करनी है। तो मैं गया दिल्ली मिनिस्ट्री में। मेरे को बोले आप क्यों बोल रहे हो नहीं चलेगी। मैंने को जस्टिफाई किया कि ये 32
कनेक्शन से बेसी एक सिस्टम में नहीं चल रही है, बैंडविड्थ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है, चोक हो जा रही है बैंडविड्थ। मॉडेम होता था या उसके थ्रू? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो जो मॉडेम होता था वो ईओसी मॉडेम होता था। ओके। अच्छा, तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए। अब संजोग से मेरा एक और प्रोजेक्ट चल रहा था बिहाला में, वो बंदा बीएनआई का मेंबर है आज। उसके यहाँ हमने कंप्यूटर लगा के और लैन कार्ड्स लगा के और कैट 5 केबल पे एक बोलिए कि सब्सक्राइबर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर लगा के उसको टेस्ट कर रहे थे हम लोग। उसके 100 कनेक्शन चल रहे थे। तो मेरे को उन्होंने पूछा एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने कि क्या चलेगा, मैंने कहा वो चलेगा। और वो टेक्नोलॉजी एक सरदार ने, जो मेरा सप्लायर था बॉम्बे में, वो छोटे ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर बनाता था, जैसे बॉम्बे में होता ना जो चार्ल टाइप, उसकी टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड में यूज होती है। मतलब अमेरिका चलती थी केबल मॉडेम पे, जिसमें कि केबल टीवी के तार पे वो मॉडेम लगाते थे 2-2 लाख रुपए का, और हम लगाते थे 500 रुपए का लैंड कार्ड। तो अच्छा, चाइना ने भी अपनी टेक्नोलॉजी ईओसी की ड्रॉप कर दी और इन्होंने भी ड्रॉप कर दी, यूएस ने भी ड्रॉप कर दी। अब क्या हो गया, वो केबल की बैंडविड्थ बढ़ने लग गई, कैट 5 से कैट 6 आ गए और फाइबर आ गया। आज ये नौबत है कि हिंदुस्तान में कम से कम 10 मिलियन किलोमीटर फाइबर बिछा हुआ है और वो फाइबर 4 रुपया मीटर मिलता है, जबकि वो केबल टीवी की तार उस समय 8 रुपया मीटर मिलती थी, और फाइबर आज 4 रुपया किलोमीटर मिलता है, 4 रुपया मीटर मिलता है। तो ये जो आप इंटरनेट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कैलकाटा का कंट्रीब्यूशन है, पूरा का पूरा। कस्बा टू बी प्रिसाइज। कस्बा है, बिहाला है, वेबेल इन्वॉल्व था, मैं था। क्योंकि मैं सिटी केबल का वो प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी उनके नज़रों में। तो तब से ही ये करने के बाद से ही आपने फिर प्रोफेशनली बिजनेस कुछ बनने का ठान लिया? हाँ, कि यही लाइन ऑफ बिजनेस ही है। हाँ। तो हमारा आपके प्रोफेशन को रिलेटेड अब एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड है। मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगा, आप उनको सिंपल और छोटे आंसर्स दीजिएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आइडिया और एग्जीक्यूशन? बोथ आर नीडेड। स्टूडेंट्स शुड ऑप्ट फॉर सर्विस और एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर पासिंग आउट? They must do service for 2 years and then opt for entrepreneurship. काम या आराम? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। चलिए सर, अब आगे पर्सनल लाइफ में हम लफ्ज से लफ्ज तक में इनको, इनके परिवार के, इनके स्वास्थ्य के, इनके चैलेंजेस के बारे में, इनके इतिहास के बारे में पूछेंगे। तो सर आप बताइए, घर में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। या मेरे घर में मेरे पिताजी गुजर गए हैं। वो यूनियन कार्बाइड में थे जब वो गैस की ट्रेजेडी हुई थी, हजारों में लोग मरे थे। 1984 भोपाल। 1984 भोपाल। तो मैंने देखा है वो बहुत करीब से। और उसके पहले हम लोग बॉम्बे से भोपाल आए थे, मेरा जन्म बॉम्बे का है। पार्टीशन के ठीक बाद मेरे पेरेंट्स दोनों बॉम्बे आए और वहीं उनकी शादी हुई, वहीं हम 3 भाई पैदा हुए, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया भोपाल, और भोपाल की वो पेस्टिसाइड की प्लांट उन्होंने सेटअप करी, वो उस पर ट्रेन करते थे, उसका सेफ्टी देखते थे। और वो एक्सीडेंट होने के बाद उनको कैलकाटा भेजा गया। कैलकाटा यूनियन कार्बाइड का हेडक्वार्टर्स था। अब इनको चाहिए थे कि जो बंदे जिनको एक्सपीरियंस हो डेंजरस सब्सटेंसेस हैंडल करने का, वो ऑल इंडिया और नेपाल में जो प्लांट्स हैं उसकी सेफ्टी को देखें। तो वो यहाँ आ गए। मैंने अपनी इंजीनियरिंग फिनिश करी और वहाँ भी एक मेरा बता रहा हूँ, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक बड़ा अद्भुत सा मेरे को बेनिफिट मिला कि हमारे घर में वहाँ पे बहुत बड़ा बंगला था, सामने लॉन हुआ करता था, वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर रहता था यूनियन कार्बाइड वालों का। सारे स्टाफ आते थे, वहाँ अटेंडेंस मार्क करते थे, उनको सैलरी आपके बंगले के सामने? हाँ। तो मैं बैठ के देखता था अपने कमरे से उनको, मेरा वो लॉन दिखता था। मैं सोचता था पता नहीं मेरे पिताजी की नौकरी कितनी रहेगी, तो पढ़ लो। तो वो साल जो मैं पढ़ा, ये सोचते हुए कि शायद मैं दोबारा नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है, और मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया। और 84 भोपाल में? हाँ। और 83 में जब मैं पास आउट किया सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में, तो मेरे नंबर्स कम थे, फर्स्ट और सेकंड के स्कोर पे, थर्ड में ब्रांच का अलोकेशन होता। तो मैं सोचा क्या करूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मेरे को अलोकेट हो गई थी सिविल। तो 4 महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लासेस अटेंड करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में जाता था और पॉलिटिकल कनेक्ट्स खोजता, पॉलिटिकल कनेक्ट्स निकाल के 3 MPs के
मैं जो मैन पावर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके पास जाके मैं वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अकेला जाके कॉलेज में मीटिंग सेटअप करके बात करके आया। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्यों चाहिए। मैंने कहा मेरे को इस कारण से चाहिए। बोला आपको 4 महीना वेट करना पड़ेगा, हम पहले देखते हैं कैसे आता है और कैसे इसको प्रेजेंट करें, हमको लिटिगेशन में पढ़ना नहीं चाहते। तो फिर मैं बैठा रहा और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, फिर मैं टॉप कर गया और वहाँ से मेरे जीवन का डायरेक्शन चेंज हो गया। राइट। तो अभी सर आपके बच्चे? मेरी एक लड़की है बड़ी, वो उसने यूसी डेविस कैलिफोर्निया से कंप्यूटर साइंस का अंडरग्रेड किया है। वो अमेज़ॉन में जॉब करती है, उनके यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस देखती है, मतलब जो कोड्स लिखे जाते हैं उसको चेक करती है। मेरा लड़का बीएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस अभी ग्रेजुएट करेगा जुलाई में यूके से। हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं उसके कन्वोकेशन के लिए और वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है और जितना मैं दिखता हूँ मेरे से 10 गुना 20 गुना ऊंचा है वो। ऑलरेडी 20x पे है इनका बेटा। हाँ, फॉर द रिकॉर्ड हमारे दर्शक सुने। हाँ बिल्कुल सर 10x तक ही पहुंचाएंगे। हाँ। तो सर और एक बात पूछनी थी, मैडम क्या करती हैं? मैडम मेरी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पास करके उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज्वाइन करी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बोर्ड है और अभी वो वहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे काम करती हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी। तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो 9-10 मेन फंक्शंस देखती है, आंसरेबल टू द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं जो पार्लियामेंट में उत्तर देने पड़ते हैं तो वो बनाती है। स्टैंडिंग कमेटी की डिस्कशन होती है कोई डिफेंस प्रोडक्शन के इश्यूज पे, तो शी इज़ कॉल्ड टू द मिनिस्ट्री। ये लोग डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब देते हैं एमपीज़ को। तो उस तरह की पोजीशन है। तो शी इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो बेटा बेटी आपके बारे में, मैडम के बारे में, भाइयों के बारे में, भोपाल बॉम्बे बहुत लंबा रास्ता सर आपने तय करा। अब आपके पर्सनल लाइफ के इसको लेकर के एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। हाँ भैया, ज़्यादा अच्छा कौन, बेटा या बेटी? दोनों जरूरी है, दोनों अच्छे हैं, वो आप कैसे देखते हो उस पर निर्भर करता है। पत्नी ज़्यादा कमाए तो पति को मेल ईगो कहाँ तक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कैसा? सिचुएशन टू सिचुएशन पे है, अधिकतर नहीं रखना चाहिए, बट जहाँ जरूरी हो जाता है वहाँ रखना भी चाहिए। अच्छा, रखना चाहिए। प्लीज़ दर्शक नोट करें। मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ? दोनों चाहिए क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है। सर आप जो ये मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि जितना चाहोगे उतना मिलेगा, जितना रुपया कमाना चाहोगे उसके बारे में सोचने लगो, चाहने लगो, तो ये सच में मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं आप या मनीफेस्टेशन कह रहे हैं सर? नहीं नहीं, हम लोग मैनिफेस्टेशन का जो इंग्लिश शब्द है उसका मीनिंग हम लोग रॉन्गली अज्यूम कर देते हैं। मैनिफेस्ट करना मतलब प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, एग्जिस्टेंस में लाना, व्यक्त करना। व्यक्त करने को मैनिफेस्ट करना बोलते हैं। अब उसका मनी से कोई संबंध नहीं है, बट लोगों को क्या चाहिए? मनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि मनी से सारा दुख निकल जाएगा, दुख का निवारण हो जाएगा। वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। सर आप इस पार्ट को हम आगे बढ़ने के पहले लास्ट बात, आपके हेल्थ चैलेंजेस के बारे में कुछ बताएं कि उन्होंने बहुत आपने कठिन रास्ता तय किया। नहीं, हेल्थ चैलेंजेस ऐसे हैं कि करीबन 1.5 साल पहले मेरे को कोलोन में कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं जाके सर्जरी करा के आया। लकीली मेरा स्टेज 1 था और मेरे को केमो भी नहीं लगा, रेडिएशन भी नहीं लगा और मैं बहुत भाग्यशाली था कि बायोप्सी के बाद मालूम पड़ा कि जो ट्यूमर आया उसके 5 दिन के बाद ही वो ब्लड ड्रॉप डिटेक्ट हुआ और 1 महीने के अंदर सर्जरी हो गई। तो वो डॉक्टर भी ताज्जुब करता था कि मतलब ऐसे केस मैंने देखा नहीं है। तो आई वाज एक्सट्रीमली लकी। और जब ये मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कोलोन का, तो मेरे ब्रेन में भी एक ट्यूमर पता चला 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर और मेरे सब फंक्शंस नॉर्मल थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। हमने पहले डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कल सवेरे मॉर्निंग में सर्जरी करानी पड़ेगी। मुझे ध्यान है पहली बार जब मैं आपसे मिला था आप माथे पे वो पट्टा लगा के आते थे या नहीं लगा के आए थे किसी मीटिंग में, माथे पे पट्टा या वो सर्जरी के बाद की बात है? नहीं, सर्जरी तो पर हुई नहीं मेरी। अच्छा, सर्जरी हुई नहीं? नहीं। तो उसमें भी क्या हुआ कि मैंने 4-5 डॉक्टर्स को दिखाया इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में, तो हर एक ने मेरे को एक दवाई लिख के दी और वो दवाई मैंने कभी